वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल की बात करें तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार को देख रहे हैं। तो इसके साथ में शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। तो चलिए देखते हैं इस क्लास को। देख रहे हैं हम लोग खिलाफत और असहयोग आंदोलन को। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या था? तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन यानी कि खिलाफ हो जाना, और असहयोग आंदोलन यानी कि अलग कर देते हैं, सहयोग अलग कर देते हैं यहाँ पर। तो असहयोग का अर्थ हुआ कि सरकार का सहयोग नहीं करना। हम लोग सहयोग नहीं करेंगे किसका? तो सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, तो वही आंदोलन है। तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन यानी कि सरकार के खिलाफ हो गए, और यहाँ पर असहयोग आंदोलन यानी कि अब सरकार का सहयोग किसी भी मामले में नहीं किया जाएगा। तो यही था असहयोग आंदोलन। अब इसके आगे देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भारत के आंदोलन के दो स्वर्णिम अध्याय थे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन क्या थे? भारत के अध्याय के दो स्वर्णिम अध्याय कहा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो स्वर्णिम अध्याय कहा जा सकता है इसे। इसमें देखा जाए तो 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हो चुका था, और दोनों दल राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभा रहे थे। आई बात समझ में कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था लखनऊ में, और लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो चुका था। और उस समझौते के बाद से ये दोनों के दोनों यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ एक मंच पर आकर के और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में, यानी कि ये जो आंदोलन था आखिर हुआ क्यों, इसको पहले हम लोग देखेंगे। पहले तो समझे कि आंदोलन का मतलब क्या होता है, अब ये जानेंगे कि आखिर आंदोलन हुआ क्यों। तो इसको देखा जाएगा तो ये आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, तुर्की उसमें पराजय हो गया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो आंदोलन कहा जा सकता है तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था। साथ ही साथ रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के विरोध में हुआ था। उसी क्रम में रॉलेट एक्ट भी हुआ था, जलियांवाला बाग भी हुआ था। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था, जिसमें किसी के ऊपर भी अगर कोई किसी प्रकार का शक हो जाता है तो उससे बिना कुछ पूछे उसे गिरफ्तार करके उसके मुकदमा चलाया जा सकता था, और जो गिरफ्तार होगा उसमें ना कोई दलील, ना कोई अपील और ना कोई वकील का रूल फॉलो किया जाता था। तो ये था रॉले एक्ट। तो इसके विरोध में, रॉले एक्ट के विरोध में जो सभा हो रहा था, तो उसमें जलियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ था, तो उसके बारे में देखा जाएगा। तो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में, यानी कि उनको समर्थन प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो है उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। आई बात समझ में यहाँ तक? इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ देखेंगे कि दोनों आंदोलन का बिहार में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। अब हम लोग चूंकि बिहार को देख रहे हैं तो बिहार में देखेंगे कि दोनों आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर बिहार में मौलाना मजहरुल हक ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस आंदोलन में बिहार में मौलाना मजहरुल हक ने क्या किया? सक्रिय भूमिका निभाया। यहाँ पर आगे अगर देखे जाए, आगे की बात हो तो बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। कोई अगर पूछता है कि बिहार में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, खिलाफत आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ किया गया, तो बिहार में 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये चीज हो गया। आगे की बातों को देखें तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर कुछ भारतीय मुसलमानों ने तुर्की की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने का फैसला लिया। तुर्की के तरफ से भारतीय मुसलमानों ने फैसला लिया, क्या चीज? तो तुर्की के तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने का फैसला लिया। इस योजना में बिहार के भी कुछ मुसलमान शामिल थे, जिनमें
बहावी नेता यानी बहावी आंदोलन जो हुआ था उसके नेता मौलवी अब्दुल रहीम प्रमुख थे। इस नाम को याद रखेंगे, मौलवी अब्दुल रहीम यहाँ पर प्रमुख हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो फिर से देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो उस समय कहाँ के भारत के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई का फैसला लिया और इस योजना में बिहार ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी बढ़ चढ़ करके शामिल हुए। और बिहार में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, सबसे मेन चेहरे की अगर बात की जाए तो वो मौलवी अब्दुल रहीम थे। 30 नवंबर 1919 को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया। चूंकि 1919 में ही खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर देखा जाए तो 1919 यानी 30 नवंबर 1919 को पटना में आयोजित एक सभा में यानी कि एक सभा आयोजित किया गया था। वहाँ पर शांति समारोह का क्या किया गया, तो बहिष्कार का आह्वान किया गया। किसके द्वारा, तो हसन इमाम के द्वारा आह्वान किया गया था। रांची में मौलाना आज़ाद, रांची चूंकि उस समय बिहार का ही पार्ट था, तो रांची में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में मुसलमानों ने न केवल इस समारोह का बहिष्कार किया बल्कि रोष प्रदर्शन भी किया। किसके नेतृत्व में, तो मुसलमानों के नेतृत्व में, मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में मुसलमानों ने क्या किया, केवल इस समारोह का बहिष्कार ही नहीं किया बल्कि साथ में रोष प्रदर्शन भी किया। 19 मार्च 1920 को, कब, 19 मार्च 1920 को सारे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की और भागलपुर, मुंगेर, आरा, मुजफ्फरपुर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। किन किन जिलों पर व्यापक प्रभाव पड़ा, तो भागलपुर, मुंगेर, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की और किसके लिए, तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के लिए उन लोगों ने हड़ताल किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर अप्रैल 1919 में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना शौकत अली पटना आए। यानी कि मौलाना शौकत अली जो थे वो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे और वो पटना आए। तो पटना आए तो ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि वो बिहार में आए, पटना में आए। और इसके बाद अप्रैल में ये पटना आते हैं मौलाना शौकत अली और अप्रैल मई में 1919 में मजहरुल हक पूरे बिहार के अनेक नगरों की यात्रा करते हैं। बिहार के मजहरुल हक बिहार के अनेक नगरों की यात्रा करते हैं। वहाँ पर यात्रा करके लोगों को देखते हैं, समझते हैं और उनसे जो भी बात होगा अपना बात कहना या फिर उनकी बातों को सुनना, तो इस तरह की चीज़ों को ये करते हैं, यानी कि बिहार के अनेक नगरों की यात्रा करते हैं। 15-16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन हुआ, जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार से असहयोग का प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ कि यानी कि सरकार को अब हम सहयोग नहीं करेंगे, तो इस प्रकार का प्रस्ताव पारित होता है कब, तो 15-16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा के सम्मेलन में। 1 अगस्त को पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दे दिया। अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौर में देखा जाए तो लोग उपाधियों का त्याग पत्र देते हैं, नौकरियों को छोड़ देते हैं, स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग की शुरुआत होने लगा। तो यहाँ पर 1 अगस्त को पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन ने क्या कर दिया कि प्रांतीय विधायिका से त्याग पत्र दे दिया। फुलवारी शरीफ के शाह बदरुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि को भी त्याग दिया और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया। किसने, तो शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद भी त्याग दिया। अब यहाँ पर उसके थोड़ा पीछे चलते हैं तो जून 1918 में इसी बीच में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। कब, तो जून 1918 में। वैसे तो इसको देखा जाए तो ये 1919 में आया था, लेकिन एग्जैक्ट 1918 में इसका रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। तो 29 अगस्त 1918 को कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर विचार किया। किस रिपोर्ट पर, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट पर
इन लोगों ने विचार किया और इसकी अध्यक्षता बिहार के प्रसिद्ध बैरिस्टर हसन इमाम ने की थी। तो 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता बिहार के बैरिस्टर हसन इमाम ने की थी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यानी कि कांग्रेस का जो भी अधिवेशन बिहार में हुआ हो तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 अप्रैल को पटना में एक जनसभा आयोजित हुई। कहाँ पर जनसभा आयोजित हुई? तो पटना में एक जनसभा आयोजित हुई जिसमें गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। इसके पहले गांधी जी गिरफ्तार हो चुके थे असहयोग आंदोलन के तहत, तो गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। और साथ ही साथ जो भी सत्याग्रही लोग थे तो सत्याग्रहियों ने प्रतिज्ञा पत्र पर भी हस्ताक्षर किया। अगस्त 1920 में राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में बिहार प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की बैठक भागलपुर में हुई, जिसमें गांधी जी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके बाद देखते हैं तो ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के भी मुद्दे को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया। तो किसके प्रस्ताव पर असहयोग आंदोलन में स्वराज को शामिल किया गया? तो ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर। फिर से एक बार, किसके सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया? तो ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर। बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। यहीं पर देखेंगे, इसके कुछ थोड़ा सा पहले चलेंगे तो खिलाफत आंदोलन बिहार में 1919 में शुरू हो रहा है और असहयोग आंदोलन जो है वो बिहार में 1920 में शुरू हो रहा है। असहयोग आंदोलन के क्रम में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी और अन्य नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लिया। अब इन लोगों ने कहा कि विधायिका का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। फिर अब इसके बाद देखते हैं तो महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रजनंदन प्रसाद ने भी बहिष्कार किया। तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, बहिष्कारों का दौर चल रहा है। लोग स्कूल से, कॉलेज से बहिष्कार कर रहे हैं, अपने अपने उपाधियों से बहिष्कार कर रहे हैं, अपने अपने नौकरियों से बहिष्कार कर रहे हैं। और ये बहिष्कार किस लिए हो रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के लिए ये सब कुछ बहिष्कार किया जा रहा है ताकि सरकार इनकी बातों को माने। इसी क्रम में देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद के भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ राय साहब की उपाधि को भी लौटा दिया। इनका नाम महेंद्र प्रसाद था और राय साहब इनको उपाधि दी गई थी, तो इन्होंने इस उपाधि को भी लौटा दिया। पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफी ने अपना नाम कटवा लिया। इस प्रकार से देखा जाए तो अब ये छात्र कहाँ जाएंगे? जब इन्होंने अपना नाम कटवा लिया है तो ये छात्र जाएंगे कहाँ? तो इस उद्देश्य से देखा जाए तो छात्रों ने अब मजहरुल हक के पास में ये छात्र गए और उनसे जाकर के परामर्श लिया। तो छात्रों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए पटना गया रोड पर एक राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना हुई जिसके प्राचार्य जो थे वो खुद राजेंद्र प्रसाद बने। राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने। मजहरुल हक के दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर मजहरुल हक ने क्या किया? मजहरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? तो सदाकत आश्रम का निर्माण किया। और इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो सदाकत आश्रम का इन्होंने निर्माण किया तो इस जमीन को ये अपने मित्र खैरू मियाँ को दान में दे चुके थे। तो फिर से उसी जमीन पर इन्होंने सदाकत आश्रम का निर्माण किया। सदाकत आश्रम के निर्माण के बाद से छात्र जो थे वो चरखे के काम में भी लग गए और आगे धीरे धीरे देखते देखते ये जो आश्रम है ये राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया। फिर हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रीय महाविद्यालय पहले गया रोड पर खोला गया था तो इसी राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया, जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया था। और
अब राष्ट्रीय महाविद्यालय का जो ब्रांच है वो लगभग बिहार के हर जिले में खोला गया। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। इसके साथ में देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि आईए हो गया, बीए हो गया, आईएससी हो गया, बीएससी हो गया, तो इसका एग्ज़ाम भी वहाँ पर लिया जाता था। 1 से 10 तक क्या होती थी कि पढ़ाई होती थी और उसके ऊपर के लिए वहाँ पर परीक्षा का यानी कि एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता था। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय महाविद्यालय जो था वो अब शिक्षा का केंद्र बन गया। 30 सितंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार निकालना शुरू किया। अब इसी सदाकत आश्रम से 30 सितंबर 1921 से किसने, तो मौलाना मजहरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन शुरू किया। और इस अखबार के प्रकाशन का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना। क्या था, राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना और सहयोग कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना यानी कि उसका प्रचार करना। तो यही इस मदरलैंड नामक अखबार निकालने का उद्देश्य था। इसके बाद देखा जाए तो 1921 में ही इंग्लैंड के युवराज का भारत में आगमन होता है। तो इसके आगे अब हम लोग युवराज के आगमन को देखेंगे। तब तक अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आगे देखते रहिए। धन्यवाद।